GHQ का जो साइन है वो शबज है और उस पर 2 तलवारें। आपको पता है वो तलवारें किसकी हैं? वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें हैं। ये जो काली टोपी आप देखती हैं, ये मेरे वालिद की तस्वीर सामने लगी है। इस काली टोपी के ऊपर जो अस्सा मुबारक है, जो डंडा है, वो अस्सा मुबारक है नबी का। जो तलवार है वो नबी की है। जो चांद तारा है वो इस्लामी हिलाल और उसके जो है वो शो करता है इस्लाम को। और जो काला रंग है वो हजूर की काली कमली का है। इसके ऊपर लोगों ने जूतियां मारी। अफवाज पाकिस्तान और ISI की ये सोच है कि हम हुकूमत का साथ देंगे, उनकी ज़ाती सियासत का नहीं देंगे। हमारे पास ये सलाहियत है कि हम दुनिया को 3 दफ़ा तहस नहस कर सकते हैं। 86 सेबर जेट जब उड़ता था तो हलवाड़ा एयरपोर्ट जो इंडिया का था उसके अंदर लोग दबक के बैठ जाते थे, उसको खंडर बना दिया चंद मिनटों में। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मोदी है, यहूदी है। बाजवा साहब ने जो भी किया, मेरा ख्याल है कि उनको कटहरे में लाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आप लोगों के लिए हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ नया और मुनफरिद लेकर आती हूँ। आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मुल्क किस डगर पे चल पड़ा है। जनरल हमीद गुल साहब जो कि हमारी आन है, हमारी शान है, उन्होंने बहुत सालों पहले एक बात कही थी कि अमेरिका पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत लेकर आएगा जो कि कठपुतली हुकूमत होगी और उस हुकूमत के ख़त्म होने के बाद लोग सड़कों पर होंगे। तो उनकी ये बात सच साबित हुई और आज वही हमारे मुल्क के हालात हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो सड़कों पर है और जो हमारे सियासतदान हैं उनकी पकड़ दकड़ चल रही है। हमारा मुल्क किस जगह पर चल पड़ा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरपर्सन अब्दुल्ला हमीद गुल, जो कि जनरल हमीद गुल साहब के बेटे हैं। उनसे इस वक्त के जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर तजिया जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला साहब, स्टार्ट करते हैं 9 मई के वाक़यात से। पहले कभी भी इस तरह नहीं हुआ तारीख में कि पाकिस्तानी आवाम ने जो हमारी सरकारी इमलाक हैं, हसास इदारों के जो कोर कमांडर का घर है या GHQ, उस पर इस तरह से कभी भी आवाम में नफरत नहीं हुई, इंतशार नहीं फैला मुल्क में। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहला तो ये है कि जो आपने बयानिए में कहा कि जन साहब ने कहा कि वो एक ऐसी हुकूमत लेके आएंगे, नहीं, ऐसी मई बात है। उन्होंने जो कहा वो ये कहा था कि वो अपने जो मर्ज़ी की हुकूमतें लोगों पे मुसल्लत कराते हैं अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए और अपने अहदाफ हासिल करने के लिए। अहदाफ क्या हैं वो जानने चाहिए। अहदाफ जो हैं वो तो बड़े वाज़े हैं। अब मेरे ख्याल में किसी को कोई उबाम नहीं रहा, क्योंकि अहदाफ में से सबसे पहला हदफ जो है वो उनका है पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत। क्योंकि ज़ाहिर है जब न्यूक्लियर सलाहियत आपकी जो है वो मौजूद हो किसी मुल्क के पास, तो मुश्किलात में इजाफ़ा हो जाता है उन ममालिक के लिए जो इस नज़रिए से ख़ाइफ़ हैं और ये बर्दाश्त नहीं करते कि एक आलम इस्लाम की क़ुव्वत के पास एक इतनी बड़ी एटमी ताकत मौजूद हो। क्योंकि हम दुनिया के अंदर पहली एक मुसलमान एटमी क़ुव्वत है और दुनिया के अंदर चौथी बड़ी न्यूक्लियर पावर हैं, क्योंकि हमारे जो एटम बम की तादाद है उसके हिसाब से हम चौथी बड़ी न्यूक्लियर पावर बनते हैं। ये एक बहुत, और हमारे पास ये सलाहियत है कि हम दुनिया को 3 दफ़ा तहस नहस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इस बात को हज़म नहीं हो रहा, ना हनूद को हज़म हो रहा है, ना यहूद को हज़म हो रहा है, और ना ही उनको सपोर्ट करने वाले वो मगरबी ममालिक जिनको ख़तरा है कि पाकिस्तान एक बड़ा किरदार ना अदा करे। अब इसके पीछे जो दूसरा टारगेट है, इस सब को जो प्रोटेक्शन मिलती है इस तमाम न्यूक्लियर प्रोग्राम को, वो अफवाज पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान का एक बड़ा मजबूत और लाजवाल रिश्ता है। हमें आज जहां बहुत सारी बातें ये हम कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात हुए या इसी तरीके से दीगर जो हमने मामलात देखे, वो यकीनन किसी को भी, कोई भी मुहर्रब, कोई भी हुब्बुल वतन, कोई भी जो दर्दमंद दिल रखता है उसको पसंद नहीं आएगा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए है कि ये अफवाज जिसके लिए लोगों ने अल्लाह के बाद अगर किसी को मेरे ख्याल में इस कौम ने मोहब्बत दी है तो वो अफवाज पाकिस्तान है। अल्लाह रसूल के बाद ये अफवाज पाकिस्तान को बहुत मोहब्बत दी। तो फिर ये क्या वजह थी? काफ़ी अरसे से मेरे वालिद हमेशा यही कह रहे थे, और उनका एक वायरल क्लिप है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अवाम अपनी अफवाज के सामने खड़ी कर दी जाए
ये बहुत बड़ा अलमिया होगा और हमारा तमाम काम मलिया मेट हो जाएगा। तमाम काम मलिया मेट क्या मतलब? आलम इस्लाम के अंदर जो हमारी एक पोजीशन है, दुनिया को एक नया पैगाम देने की जो पोजीशन है, जो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मुतलाशी है दुनिया, वो हम देने के लिए जो बैठे हैं। और इसी तरीके से हम जो यहाँ अपनी जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए वस्ती एशिया की तिजारती मंडियों तक जा रहे हैं, चीन का एक मंसूबा सी पैक जो है उसको आगे पाया तकमील पे पहुंचा रहे हैं, ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ और दूसर तुर्किया और सऊदी अरब के साथ हमारे मामलात बढ़ रहे हैं। अभी कल के दिन में देखें कि रोड टू मक्का के अंदर पाकिस्तान को शामिल किया गया, ये मामूली बात नहीं है। इसी तरीके से BRI के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आप शामिल हैं। तीसरी जगह आप जो है वो आप शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए हैं। आपका चीन के साथ मजबूत रवाबित है, आपके रूस के साथ कुर्बत बढ़ रही है। आप जो है वो इस खित्ते के अंदर एक बड़ा मजबूत और जामे मुस्तहकम किरदार अदा करने की कोशिश में और आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। लेकिन ये उन ममालिक को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अब बराहे रास्त जो है वो हमला नहीं कर सकते। इसीलिए ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या काम है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करना। आज जो है वो 66 जो कांग्रेसमैन हैं अमेरिका के 66, वो उन्होंने ख़त लिखा है जो एंटनी ब्लिंकन को। अब उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत पे दबाव डाला जाए कि वो इंसानी हकूक की जो है वो पामाली न करे। अब मुझे ये बताएं कि क्या ऐसे खतूत उन्होंने भारत के लिए लिखे, जबकि आज भारत के लिए रिपोर्ट मौजूद है इंटरनेशनल कि सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक की पामाली कश्मीर में की गई। तो यहाँ अमेरिका को याद नहीं आया, आप समझें। और इनमें ज़्यादातर यहूदियों की तादाद है, यानी कि जो आपके जितने भी सेनेटर टेड लियो हैं या आपके जो ब्रेड शेरमैन हैं जो कि माने हुए यहूदी हैं, वो क्या वजह है कि और ज़ल्मे खलीलज़ाद की बीवी जो है सबसे बड़ी ज्यू हैं और रैंड कॉरपोरेशन में काम करती है। रैंड कॉरपोरेशन का एक सबसे बड़ा मकसद जो उन्होंने बयान किया है कि वो दूसरी जंग अजीम के बाद उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर वो ममालिक जहां हम बाकायदा फौजी कोई हमला नहीं कर सकते या हमारी सलाहियत नहीं है या हमें चैलेंज किया जाएगा उस धरती के ऊपर, तो वहां लोगों के जहनों को तब्दील करो। इसी का रोना ISPR पिछले कई साल से रो रहा है और वो क्या कहता है, 5th जनरेशन वॉरफेयर। आपने देख लिया 5th जनरेशन वॉरफेयर का कमाल। तो ये मकसद है। अब इसकी खुली तहकीकात होनी चाहिए। ये जो कुछ हुआ ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ये कोई मुहब्बे वतन नहीं कर सकता। यानी कि आज मैं अभी आपके आने से पहले मेजर गौरव कुमार जो कि इंडिया के हैं, उनका मैं सुन रहा था कि उनके जो है जनरल वो जो ब्रिगेडियर बाजवा जो इंडिया के जनरल बाजवा थे उस टाइम पे, जो कारगिल में थे और कर्नल शेर खान शहीद के मुकाबिल लड़ रहे थे, उन्होंने बाकायदा एक पर्ची लिख के उनके जो है वो जेब में डाली। जब उनकी जसद खाकी को पाकिस्तान भेजा गया तो भारत के जो सिपाही थे उन्होंने उनको सलूट करके गन फायर के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दे के जो है उनको पाकिस्तान के हवाले किया। और उस पर्ची में क्या लिखा था, ये आदमी इतनी दलेरी से लड़ा है कि इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा तमगा दिया जाए। ये भारत लिख रहा है। हमने उसकी तस्वीर को जो है वो तोड़ फोड़ की और फिर हम फखरिया अंदाज में कह रहे हैं कि ये तो हमारे अजीज भट्टी की तस्वीर को हम देखें। आपके टैक्स की कैसे, मतलब वो जो टमाटर आए थे वो वहाँ टैक्स पेयर मनी के थे, कोई जाती उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती या फौजियों के घर में ऐसा नहीं होता। आपने देख ही लिया जिन्ना हाउस के अंदर, आपने देखा कि मस्जिद थी वहाँ, उसको भी जला दिया गया। सरगोदा में कलमा तैयबा के बोर्ड लगे थे, कलमा तैयबा के, उनको तोड़ दिया गया। आपने जो एक अलामत थी F-86 सेबर जेट जब उड़ता था तो हलवाड़ा एयरपोर्ट जो इंडिया का था उसके अंदर लोग दबक के बैठ जाते थे, उसको खंडर बना दिया चंद मिनटों में। आज भी भारतीय एयरफोर्स उसका रोना रोती है। आपने उस जहाज को नजर आतिश कर दिया। आपने रेडियो पाकिस्तान जो कि अवामुन नास के लिए पैगाम दे रहा है। अच्छा, फिर ये कह देना कि जी ये जो है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं मानता हूँ, ठीक है, फुल कोर्ट एक बन जाए सुप्रीम कोर्ट में,
इसकी आज़ादाना, क्योंकि ये बहुत बड़े वाक़यात हैं, ये कुछ छोटे मामूली वाक़यात नहीं हैं। ऐसे ही। और अगर ये बड़े वाक़यात हैं तो इस पे फुल कोर्ट रेफरेंस बना के इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ताकि सही पता चल जाए कि वाकई कोई साजिश थी या किसी अंदरूनी तौर पर किसी ने किया। अब इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे, लेकिन उनका जो एक हमला हुआ था पीटीवी की इमारत के ऊपर, उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म बन गए। तो क्या उन्होंने उसकी तहकीकात करवाई? क्योंकि तब भी यही कहा गया कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, नहीं है, लेकिन फिर तहकीकात करा के सामने असलियत को ले आते, सच्चाई सामने आनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं हुआ। इसी तरीके से वो तमाम वीडियोज़ और जो ऑडियोज़ हैं उनका मेरे ख़्याल में फ़ोरेंसिक होना चाहिए, पता चले कि ये जाली हैं या डॉक्टर्ड हैं या ये इनमें सदाकत है। अगर सदाकत है फिर तो मेरे ख़्याल में इस जुर्म को काबिल माफ़ी नहीं होना चाहिए, और अगर सदाकत नहीं है तो फिर मेरे ख़्याल में ये जो बयानिया बन रहा है, मेरा ख़्याल है इसको फिर हमें दूसरी नज़र से देखना पड़ेगा। अब्दुल्ला साहब, ये जो सब कुछ हुआ इससे पाक आर्मी का मोराल कम करने की कोशिश की गई, ये एक साजिश थी। हम तो एज ए पाकिस्तानी इसको बैरूनी साजिश कहते हैं। आप क्योंकि आर्मी फैमिली से हैं, आपके वालिद साहब की बात एकदम रखती थी, इंटेलिजेंस की सर्विसेज को शुरू करने वाले आपके वालिद साहब थे। तो आप बताइएगा कि ये जो सारा कुछ किया गया, और फिर जनरल बाजवा, जब तक तो हमारा कोई भी सियासतदान है, जब तक तो वो आर्मी इनका साथ देती है, ये लोग हुकूमत में होते हैं तो आर्मी को सैल्यूट करते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, आर्मी इनके साथ ऐसा क्या करती है कि ये लोग, चाहे पीडीएम का टोला है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, व्हाट्सएवर कोई भी सियासतदान है, फिर ये सरे आम जो है आर्मी को गालियां देते हैं। तो क्या पाकिस्तान आर्मी जो है वाकई सियासत में मुदाखलत करती है, या सिर्फ ये हमारे सियासतदान आवाम को में मकबूलियत हासिल करने के लिए और पाक आर्मी का मोराल कम करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़? देखिए, अफवाज पाकिस्तान का मोराल तो कम नहीं हुआ, ये ज़रूर उनको अफसोस बहुत हुआ, दुख हुआ, ज़ाहिर है, जिस तरह आपको हुआ, मुझे हुआ, हमारे लोगों को हुआ। लेकिन उसके बाद जब भी बैरूनी हमला किसी घर पे भी होता है, तो चाहे दो भाई आपस में लड़ क्यों ना रहे हों, बाहर से पत्थर वाले मारने वाले के इकट्ठे हो जाते हैं, उसके मद्दे मुकाबिल हो जाते हैं ना। तो अफवाज पाकिस्तान क्यों नहीं होगा? जो सहरा में इकट्ठे हैं, जो दरिया में इकट्ठे हैं, समुंदर में इकट्ठे हैं, जो मैदानों में इकट्ठे हैं, जो जंगलात में इकट्ठे हैं, जो पहाड़ों पे इकट्ठे हैं, जो सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पे इकट्ठे हैं, वो क्यों नहीं, आपका क्या ख्याल है, इकट्ठे हो जाएंगे? मोराल कोई कम नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि तमाम जो सियासतदान होते हैं वो कहाँ जाते हैं? अपनी ताकत लेने, अपने हलकों में। और आर्मी चीफ कहाँ जा रहे हैं? रोज़ाना नए नए गैरिजन में अपने लोगों के साथ, उनको मोराल को बूस्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके सवालात के जवाब देने के लिए, क्योंकि हर जो आँख है वो अश्कबार भी है, और हर शख्स उसकी असलियत जानना चाहता है, जैसे आज आप यहाँ बैठी हैं। अब दूसरी तरफ इसका बड़ा अहम नुक्ता है, मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि आईएसआई आपकी पहली दिफाई लाइन है और फौज जो है वो आखिरी दिफाई लाइन है। अब आप देख लें कि आईएसआई के मुतल्लिक जो बातचीत की गई, जो बगैर सबूतों और शवाहिद के थी, देखें, किसी को डर्टी हैरी कहा गया, किसी को एक्स कहा, किसी को वाई कहा, किसी को हनी ट्रैप कहा, किसी पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। आईएसआई से बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर बदज़न किया गया, और सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, आप उससे बाखबर हैं, जो बैरून मुल्क से चल रहे हैं। कमाल यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसका मकसद जो था वो नामूसे रिसालत था, नामूसे शख्सियत नहीं था। बिल्कुल। उसने क्या कहा था कि फ्रांस के सफीर को, उसने ये नहीं कहा था कि मुझे हुकूमत दो या मुझे कोई प्लॉट दो या मुझे कोई फाइनेंसेस दो, ये बात नहीं कही थी। लेकिन जैसे ही टीएलपी का कहीं नाम आता था, जैसे ही कहीं खादिम रिजवी साहब की तस्वीर आती थी, उसी वक्त आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते थे, क्योंकि उनके हैंडलर्स जो थे वो बाहर थे। ऐसे अब ये देखें कि ये सोशल मीडिया अकाउंट क्यों नहीं बंद हो रहे, बावजूद इसके कि इसमें हुकूमती डॉक्यूमेंट्स शेयर हो रहे हैं। हालांकि ये बड़ी वायलेशन है ट्विटर की, यूट्यूब की, इसी तरीके से दीगर जो फेसबुक वगैरह, लेकिन इन सब के मालकान कौन है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मालकान जो हैं वो यहूदी हैं ज़्यादातर या हिंदू हैं?
तो फिर ये गौर करने वाली बात है। तो उनके अकाउंट्स क्यों नहीं फ्रीज किए जा रहे? वो लोग जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो पाकिस्तान से भगोड़े हो गए हैं, जो बैरून मुल्क बैठ के आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ रोजाना झूठी बातें करते हैं, और जब उनको कोई उसके ऊपर चैलेंज करता है और दिखाता है कि जी आपकी ये जो पिछले एक हफ्ते से मुतवातर आप झूठ बोल रहे हैं, ये उसकी असलियत है, उस बुनियाद के ऊपर देखें वो उनको ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। ऐसे ही। अब देखना यह है कि वो लोग बैरून मुल्क रह के ये तमाम काम करते हुए, जबकि वो सियासी पनाह के ऊपर गए, और सियासी पनाह पे आप अल्फाज बोल नहीं सकते कुछ भी, और वो वहां बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो किसकी आशीर्वाद, वहीं बैठे हैं। जी ये बात है, उनकी आशीर्वाद। अब आप देख लें, ये आपने जो बात की थी आर्मी के मोराल की, अब मुझे ये बताइए कि जब ये वाकयात हुए तो कहा गया कि जी 4 कोर कमांडर्स जो हैं उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने इस्तीफे दे दिए और फलाना कर दिया। तो परसों जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कौन लोग बैठे हुए थे? वही बैठे हुए थे जो पहले, सारे बैठे हुए थे। तो फिर यानी कि वो झूठ जो है उसके ऊपर क्या किसी ने ये सवाल उठाया? तो सोशल मीडिया के लिए भी मेरा यही पैगाम होगा कि सच्चाई खुद जानने की कोशिश करें। आज मेजर गौरव कुमार अगर ये कह रहा है कि आपने निशाने हैदर को भी नहीं छोड़ा, ये इंडिया का मेजर कह रहा है, हम नहीं कह रहे, तो हमें ये सोचना जरूर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि GHQ का जो साइन है वो सब्ज़ है और उस पर 2 तलवार है। आपको पता है वो तलवारें किसकी हैं? वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें हैं। और जो पीछे सब्ज़ रंग है वो गुंबद खिजरा का रंग है। उसके ऊपर कौन मुसलमान जो है वो पैरों से जाके खड़ा होगा? मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ सकती हैं। ये बहुत दुख, ये बहुत अफसोसनाक, ये वर्दी जिसको आज हम तरह तरह की बातें करते हैं, ये जो काली टोपी आप देखती हैं, ये मेरे वालिद की तस्वीर सामने लगी है। इस काली टोपी के ऊपर जो अस्सा मुबारक है, जो डंडा है, वो अस्सा मुबारक है नबी का। जो तलवार है वो नबी की है। जो चांद तारा है वो इस्लामी हिलाल और उसके जो है वो शो करता है इस्लाम को। और जो काला रंग है वो हजूर की काली कमली का है। इसके ऊपर लोगों ने जूतियां मारी। आप बताइए ना मुझे। ये देखें, मुक्ति भानी जो थी, जिसके मुतलिक बताया गया, मुक्ति भानी दुश्मन नहीं थी। मुक्ति भानी के पीछे जो उसके हैंडलर्स थे वो दुश्मन थे। कौन था वो? क्या भारत के अलावा कोई था? क्या इंदिरा गांधी ने अपनी किताब में ये बात वादे नहीं कर दी कि मैं अपनी फौजों को ढाका की गलियों में मार्च करते हुए देखना चाहती हूँ? क्या मोदी ने अभी हालिया जब वो पहले दफ़ा वजीर आज़म बना, ढाका गया, तो उसने क्या कहा कि मैं बतौर RSS का एक नुमाइंदा, एक कारकुन, मैंने पाकिस्तान तोड़ने में अपना किरदार अदा किया? ये बात क्या तो फिर मुक्ति भानी दुश्मन थी? तो मुक्ति भानी में हुआ क्या? लिबिया अच्छा भला रह रहा था। मोहम्मद कदाफी के मुतलिक और अफवाज के मुतलिक नफरतें भर दी गई। अब तो लोग खुश हैं ना। वहाँ इराक के अंदर सदाम हुसैन के मुजस्मे गिराए गए और बहुत बुरा कहा गया। सदाम हुसैन के जाने के बाद 10 लाख लोग मारे गए, 550 बंदा फी दिन मारा गया। और टोनी ब्लेयर ने, जो उस वक्त के वजीर आजम थे बरतानिया के, वो कहते हैं हमसे गलती हो गई, वहां तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था ही कोई नहीं, वी आर सॉरी। सॉरी, तुम कॉम्पनसेशन उसकी दो भाई। तो अब इराक में ठंड है, तो फिर देखें कि कौन, आज आप याहिया खान है उनको आप गालियां दे दें, आप भुट्टो साहब को लिए बुरा भला कह दें, आप जो है याहिया वो शेख मुजीब को कोस दें, मुल्क किसका टूटा? हमारा। बस ये समझने की बात है। अफवाज पाकिस्तान जो है वो 2 चीज़ों पे चलती है। एक उस सिपाही की बहादुरी के ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर जो है दुश्मन की आंख के अंदर आंख डाल के देखता है और जब जरूरत पड़ती है उस आंख को फोड़ देता है। उस सिपाही की बेतौकीरी की गई, उसको डंडे मारे गए, उसको पत्थर मारे गए, उसकी वर्दी की जो है बेइज्जती की गई। दूसरी चीज, अफवाज पाकिस्तान का वो जर्नैल जो अपनी हिकमत और दानिश से पीछे बैठ के उस सोल्जर को पूरा जो है सपोर्ट करता है, अपने अफसरान को सपोर्ट करता है और उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो देता है। आपने उसकी वर्दी के जो है साथ क्या बदसलूकी की गई कि उसको डंडे पे लटका के आपने जो है तरह तरह की बातें की गई। ये कौन से रवैये थे? इसलिए जो आपका सवाल है
वो बड़ा अहमियत का हामिल है। कोई मोराल जो है वो डाउन नहीं हुआ। ये अयूब खान के जाने के बाद अयूब खान तक जो था वो, और हैनिबल जो आर्मी थी उससे लेके अयूब खान तक जो है वो यही था कि फ़ौज जो थी वो हमेशा बैरूनी ख़तरात को जो है वो थ्रेट परसेप्शन जो थी उसकी वो। लेकिन जब ईस्ट पाकिस्तान का वाक़या हो गया तो फ़ौज की अंदरूनी जिम्मेदारी भी थ्रेट परसेप्शन में ये भी उसका डोमेन आ गया। अब सियासत की मदाखलत की आपने बात की, पहले ISI को जो है लान तान की गई, उसके ऊपर झूठे बातें की गई और लोगों में बददिली फैलाई। ISI जब कमज़ोर हो गई, जब सोशल मीडिया की हद तक, वैसे कमज़ोर कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हदफ क्या था? DGI SPR को गालियां दी गई, आर्मी चीफ से जो है वो इस्तीफे डिमांड किए गए, उनके मुतल्लिक जो है उनकी हर्जा सराई की गई, उनकी तस्वीर को जो है निशाना बनाया गया। बरतानिया में अमरीकी फौज हार के चली गई, जूते खा के गई है, किसी ने उसकी जो है वो वहां बेतौकीरी की। अफगानिस्तान से निकली, आप ये देखें कि अभी जो 66 कांग्रेसमैन जिन्होंने लिखा है तुम्हारे मुल्क में स्याह फार्म को घुटने के नीचे दे के जो है मार दिया गया एक सफेद फार्म ने, 30 लाख लोग बाहर निकले, पूरा अमेरिका जो है वो उसको नजरे आतिश किया गया, स्टोरों में लूट मार हुई। क्या पाकिस्तान ने लिखा? क्या दुनिया के किसी ने मुल्क ने लिखा कि तुम्हारे मुल्क में ये जो दहशतगर्दी हो रही है और इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, तुम इसके ऊपर जरा जवाब दे दो? वो अमेरिका है ना? नहीं, इसका मतलब ये है कि एक खास लॉबी है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान, मैंने आपको कहा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मोदी है, यहूदी है। आपको वो एक वक्त आएगा पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे मेरी बातें बहुत सारे लोगों को तल्ख लगेंगी, लेकिन ये हकायक के ऊपर मबनी है। मैं दलाइल पे गुफ्तगू करने वाला आदमी हूं, या तो दलाइल पे गुफ्तगू कर लें, मुझसे बताएं कि कहाँ मैं गलत कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि पॉलिटिकल रोल, क्यों नहीं भुट्टो साहब ने 1974 में ISI के अंदर एक पॉलिटिकल सेल बनाया सदारती हुक्मनामे के साथ बनाया। अब वो अपना किरदार अदा करता है क्योंकि उसको आईनी हुक्म मिला हुआ है। ये कैमरामैन आपके हैं, ये आप इनसे कहें कि जी ये आप कैमरा क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, वो कहेंगे जी मैंने इसकी तनख्वाह लेता हूं। ऐसे तो मैं उनसे कहूं कि जी आपने जो है वो बाहर गमले सीधे नहीं किए या आपने घास को नहीं काटा, तो कहेंगे ये मेरी ड्यूटी नहीं है। इसी तरीके से ISI को बकायदा एक रोल असाइन किया गया, उसमें पॉलिटिकल सेल बनवाया गया। बिल्कुल। भुट्टो साहब के जाने के बाद 3 मुस्लिम लीग की और 3 पीपल्स पार्टी की, और अब एक मुश्तरका हुकूमत है। इमरान खान साहब की दरमियान में हुकूमत आई, दरमियान में इंटरम हुकूमतें आई। किसी ने ISI का पॉलिटिकल सेल बंद किया? नहीं। इसलिए क्योंकि ये जब तक अच्छा है जब तक वो मेरे लिए है, जब मेरे से हट के करे तो वो बुरा है। अफवाज पाकिस्तान और ISI की ये सोच है कि हम हुकूमत का साथ देंगे, उनकी ज़ाती सियासत का नहीं देंगे। खान साहब जो है वो ये चाहते थे कि उनके पार्टी के मामलात भी जो है वो ISI देखे, इसका बरमला इज़हार कर चुके हैं वो। उन्होंने ये भी कहा कि बिल जो है पास कराने के लिए मुझे जो है वो इनका सहारा एजेंसियों का लेना पड़ता था। तो फिर इसका मतलब ये है कि तब तक रोल अच्छा था, अब वो बुरा हो गया। बाजवा साहब के मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि बाजवा साहब ने जो भी किया, मेरा ख्याल है कि उनको कटहरे में लाना चाहिए। उन्होंने जो कश्मीर पे एक कमज़ोर पॉलिसी उस टाइम पे बाजवा साहब ने और इमरान खान साहब, क्योंकि उस टाइम पे वज़ीर आज़म थे, ये उससे इस्तिस्ना नहीं पा सकते। बिल्कुल। और सदर अलवी, 3 आदमी जो उस टाइम पे अहम तरीन पोजीशनों पे थे, उनका बाकायदा इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और वो इंक्वायरी लोगों के सामने आनी चाहिए। अगर बाजवा साहब की कोई करप्शन है या किसी और की है तो उसको बेनकाब होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इसका पूरा हक में हूं।